बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज। बीएनएस है हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023। अभी हमारा नया एक्ट लागू है जो लागू हुआ है 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024 से इसको लागू किया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो जब हम मानव शरीर के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया है अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है आपराधिक मानव वध के बारे में और हत्या के बारे में। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम जिन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे वो है सेक्शन 111 से लेके 113 तक, यानी 111 से 113 तक। ये जो सेक्शंस है इनकी एक खास बात है। क्या खास बात है इनकी खास बात है कि ये है न्यू सेक्शंस। न्यू सेक्शन, न्यू एक्ट में न्यू सेक्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बारे में प्रोविजंस पहले हमारी आईपीसी में नहीं था। जो हम बीएनएस की जगह आईपीसी पढ़ते हैं तो उस जगह इन सेक्शंस के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो ये जो सेक्शंस हैं ये न्यू इंसर्ट हुए हैं हमारी बीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन सेक्शंस के बारे में, आखिर ये है क्या। ठीक है, सबसे पहला जो आता है सेक्शन 111, ये बात करता है संगठित अपराधों के बारे में। संगठित अपराध क्या होते हैं? जब हम देखते हैं इसको तो कहता है ये सेक्शन कि सबसे पहले किसी संगठित अपराध, जो संगठित अपराध होता है उसका तात्पर्य सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की और एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप शामिल है। ठीक है, थोड़ी सी क्लिष्ट लैंग्वेज है लेकिन हम इसको देखते हुए चलेंगे। क्या बात कर रहा है ये सेक्शन बात कर रहा है कि कोई जो संगठित अपराध होता है वो होता है सिंडिकेट के सदस्य के रूप में। अब ये सिंडिकेट के क्या सदस्य होते हैं इनके बारे में जब हम देखते हैं तो ये बोलता है कि 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त होता है। अब ये सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होते हैं तो अभी हम इनको देखेंगे। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हमको बता रहा है कि भाई किसी संगठित अपराध क्या होगा, सिंडिकेट जो सदस्य होंगे या ऐसे सिंडिकेट की ओर से कोई अकेला व्यक्ति होगा या कोई संयुक्त रूप से सामान्य मति, मतलब उनका सबका एक ही आशय होना चाहिए। एक ही सामान्य आशय पढ़ते थे ना हम आईपीसी में 34 के अंतर्गत, उसी की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है सामान्य मति, मतलब उनका मस्तिष्क एक तरीके से मिला हुआ होना चाहिए और उस मस्तिष्क के मिलन में क्या करते हैं कोई विधि विरुद्ध काम करते हैं। और वो जो विधि विरुद्ध काम होता है वो कौन सा हो सकता है? तो इन्होंने बताया है कि ये जो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप होते हैं उनमें निम्न चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं? व्यपहरण शामिल हो जाता है, डकैती शामिल हो जाती है, यान की चोरी, मतलब कोई व्हीकल वगैरह चोरी कर लेते हैं उसकी बात कर रहा है, उद्यापन शामिल हो जाता है, भूमि को हत्याना, मतलब किसी की जो जमीन वगैरह होती है उसको हत्या लेते हैं वो इसमें शामिल करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे किसी की हत्या करते हैं ना, भाई सुपारी देना, उसको उदाहरण दे सकते हैं, टपोरी लैंग्वेज में भी कहते हैं ना भाई सुपारी दी गई है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट पे किसी की हत्या करना, आर्थिक अपराध करना या कोई साइबर क्राइम करना या व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों आदि का क्या करता है मतलब दुर्व्यापार करेगा। ये मान लीजिए आप दुर्व्यापार करेगा, किस किस चीज़ों का? व्यक्तियों का दुर्व्यापार करता है या औषधियों का दुर्व्यापार करता है। औषधि यानी मेडिसिन हो गई, हथियार वगैरह हो गए, आर्म्स वगैरह हो गए, उनका कर रहा है, या कोई अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार कर रहा है, या वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव का दुर्व्यापार शामिल है। ये सारे काम आएंगे किसमें? सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो ये बता रहा है ऐसी ऐसी चीजें करेगा तो वो संगठित अपराधों के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक अपराध भी आते हैं। तो आर्थिक अपराध क्या हो सकते हैं? आपराधिक अपराध जो होते हैं, आर्थिक अपराध जो होते हैं उसके अंतर्गत आता है आपराधिक न्यासभंग। ठीक है, कूट रचना आ गई, करेंसी नोट, बैंक नोट और जो सरकारी स्टाम्प वगैरह होते हैं ना उनका कूटकरण आ गया, कोई हवाला संव्यवहार वगैरह आ गया। बड़े पैमाने पर क्या करता है? विपटन, कपट या किसी प्रारूप में धन या फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था संगठन को कपट करने की दृष्टि से कोई रीति से कोई कृत्य करना शामिल होता है। आर्थिक अपराध में बेसिकली हो गया जैसे फ्रॉड वगैरह कर दिए जाते हैं ना भाई, कोई बैंक का फ्रॉड हो गया, या जैसे आप देखते हैं कई कंपनियां डूब जाती है, पैसा ले लेती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई क्राइम किया तो वो आर्थिक अपराध के अंतर्गत शामिल हो जाएगा।
अब जब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, तो वो बात करता है दंड की, कि मतलब संगठित अपराध है उसका दंड आखिर क्या होगा। संगठित अपराध किया गया है तो उसका दंड क्या होगा। तो जो कोई संगठित अपराध कारित करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, अगर वो आदमी मर जाता है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना जो होगा 10 लाख रुपए से कम नहीं, मतलब ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। मृत्यु या आजीवन यानी कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से उसको दंडित किया जाएगा। और कोई अदर मामले होंगे, अन्य मामले होंगे, तो कारावास क्या होगा, 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जो जाएगा आजीवन कारावास तक यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। और जुर्माना कितना होगा, 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, मतलब ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब बात करते हैं संगठित अपराध। जो हमने देखा अभी ऊपर, ये वाली जनरल बात देखी हमने क्लॉज 1 में, ये देखी थी ना 111 के क्लॉज 1 में हमने देखा था जनरल बात, इसकी डेफिनेशन। तो कोई इस अपराध का क्या करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, अबैटमेंट करेगा मतलब, और अटेम्प्ट करेगा यानी प्रयत्न करेगा, षड्यंत्र करेगा यानी कॉन्स्पिरेसी करेगा, या फिर इस संगठित अपराध के सिंडिकेट का सदस्य होगा, तो दंड क्या होगा, 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये बोल रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध किया है साक्ष्य पूर्वक संशय देगा या छिपाएगा, तो उसे दंडित किया जाएगा, जो होगा 3 वर्ष से कम नहीं और आजीवन कारावास तक होगा। जुर्माना कितना होगा, 5 लाख रुपए तक का होगा, मतलब 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, ज्यादा का हो सकता है। और ये जो संशय होता है ये पति पत्नी पर लागू नहीं होगा। अगर पति किसी पत्नी को छिपाता है या पत्नी किसी अपने पति को छिपाती है तो उन पर ये धारा लागू नहीं होगी। फिर बात करते हैं संगठित अपराध कारित किए जाने से अपराध के आगामों से या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति। मतलब कि ये जो संगठित अपराध किए गए हैं, अगर इनके फलस्वरूप कोई संपत्ति अर्जित की गई है, कोई संपत्ति प्राप्त की गई है, कोई आगम लिए गए हैं, तो क्या होगा, उनको क्या करेगा, अगर इस तरीके की कोई संपत्ति कोई व्यक्ति रखेगा तो उसको भी 3 वर्ष से कम का नहीं, आजीवन कारावास तक का, और 5 लाख रुपए से कम का नहीं, मतलब अधिक कम से कम 5 लाख रुपए का, और अधिकतम कितना भी हो सकता है, दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। 7th पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, इस अपराध का लास्ट पॉइंट है, संगठित अपराध का लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट। वो बात कर रहा है कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की और किसी भी समय ऐसी किसी जंगम स्थावर संपत्ति को अगर कब्जे में रखता है, जिसका कोई क्या करता है, अकाउंट वगैरह नहीं रखता, मतलब उसका युक्त कोई अकाउंट नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से उसने उसका अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं कर रखा कि भाई जिससे कुछ पता चल सके कि भाई कैसे कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी वगैरह रखी गई है, तो फिर क्या होगा, उसको अपराध से दंडित किया जाएगा, जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का होगा, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई संगठित अपराधों की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन 112। जब हम बात करते हैं सेक्शन 112 की, तो ये बात करता है छोटे संगठित अपराध। अभी हम 111 में पढ़ के आए थे, सेक्शन हमने देखा 111, इसमें हमने देखा था संगठित अपराध। जब हमने संगठित अपराधों को देखा था तो वहां पे हमने अलग बात करी थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे छोटे संगठित अपराधों के बारे में। तो छोटे संगठित अपराध क्या होते हैं, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, किसका सदस्य है, किसी समूह का है, किसी टोली का सदस्य है, या तो क्या करेगा अकेला एकल रूप में या संयुक्त रूप में, यानी कि ज्वाइंटली क्या करेगा, चोरी करेगा, झपटामारी करेगा, कोई छल करेगा, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय करेगा, किसी भी टिकट का क्या होगा अनऑथराइज रूप से क्या करेगा, उसको सेल वगैरह करेगा, या अपराधिक शर्त लगाने या जुआ खेलने का, या लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करेगा, तो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी जो समूह वगैरह टोली वगैरह का कोई सदस्य होगा, अगर वो अकेले करता है या ज्वाइंटली करता है, कोई चोरी करी, कोई चेन, जैसे आप देखते ना झपटा मारी, मतलब कोई चेन वगैरह खींच ली,
किसी तरीके का कोई छल वगैरह किया, जैसे टिकट वगैरह सेल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैच के टिकट बिक रहे हैं, ये ऐसे तरीके का कोई काम किया उसने जो अनऑथराइज्ड रूप से है, या फिर कोई शर्त वर्त लगाने का, अनऑथराइज्ड रूप से कोई शर्त लगाने का, जुआ खेलने का काम किया, या फिर क्या किया, लोक प्रश्न पत्र जो होते हैं, जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें प्रश्न पत्रों का यानी कि एग्जाम पेपर्स का विक्रय करेगा, सेल करेगा, या उसी तरह का समरूप मतलब उसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कार्य करेगा, तो उसे 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और 7 वर्ष तक की सजा का कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 113। सेक्शन 113 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये तीनों ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब अब आगे जो भी परीक्षाएं आएंगी, एग्जाम्स आएंगे, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम चलेंगे सेक्शन 113 की तरफ, जो बोलता है आतंकवादी कृत्य। इस तरीके के सेक्शंस को पहले हमारे आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था। तो आतंकवादी कृत्य दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो इनके समाधान के लिए इस बार क्या किया गया है, आईपीसी से भिन्न मतलब आईपीसी को अलग करते हुए बीएनएस में जोड़ा गया है आतंकवादी कृत्य। भाई कोई आतंकवादी कृत्य करेगा या गतिविधियां करेगा तो उसे भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंतर्गत है टोटल 7 पॉइंट, एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रहा है ये, लेकिन हमने इसको क्या किया है, शॉर्ट में करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो बात करते हैं हम, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भारत की जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, भारत यानी कि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या ऐसा करने की संभावना के आशय से या तो भारत में या किसी विदेश में क्या करेगा, जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना के आशय से इन कामों को करने के आशय से क्या करेगा, विस्फोटक पदार्थ। इसका मतलब हो गया, इसको हमने एक कीवर्ड दे रखा है विस्फोटक पदार्थ, क्योंकि इसमें है बहुत सारे पॉइंट, तो हमने इसको कीवर्ड दिया है। तो विस्फोटक पदार्थ में क्या आ गया, बम, डायनामाइट एवं अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों पर अग्नायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों यानी मतलब जहर या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों का परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है। मतलब क्या हो गया, इसमें जितने भी पदार्थ हमने देखे, कौन से पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। मतलब क्या कर रहे हैं भाई, कोई गैस निकलेगी, कोई रिसाव होगा, जिससे क्या होगा, जान माल को हानि होगी, मतलब नुकसानदायक हो गई। गैस का रिसाव हुआ, किसी तरीके का बम विस्फोट हुआ, आप देखते हैं जैसा कि होता रहता है, तो उसमें क्या करेगा, किसी की मृत्यु करेगा। मतलब इन साधनों का प्रयोग करके जो कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, आप इसको कीवर्ड दे दीजिए विस्फोटक पदार्थ, तो विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करके कोई मृत्यु कारित करेगा या किसी की क्षति कारित करेगा या ऐसा किए जाने की संभावना होगी, किसी संपत्ति की हानि करेगा या संपत्ति को विनाश करेगा या फिर इसकी संभावना होगी, या अनिवार्य प्रदाय सेवाओं में विघ्न कारित करेगा या इसकी संभावना होगी। ठीक है, ऐसा कहाँ पर किया जाएगा, या तो भारत में कर सकता है या विदेश में कर सकता है। कौन सा पॉइंट, अनिवार्य प्रदाय सेवाओं में विघ्न वगैरह कारित करना या इसकी संभावना हो सकती है या तो भारत में या विदेश में। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, इसके बाद सिक्कों का कोई कूटकरण करेगा, किसी करेंसी का निर्माण करेगा, तस्करी करेगा, मतलब जो कूटकर सिक्के वगैरह वगैरह होते हैं ना, उनकी तस्करी वगैरह करेगा। इससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिरता जो होती है, हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है उसको नुकसानदायक होगा या इसकी संभावना होगी। जैसा कि एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सिक्कों या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसानकारित होगा या होने की संभावना होगी। तो ऐसा बोल रहा है ये। फिर इसके बाद क्या बोलेगा ये, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो बोल रहा है हमको कि भाई भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। ठीक है, तो सरकार का क्या करेगा, सरकार कोई सी भी हो सकती है, उसमें क्या करेगा, उनके अभिकरणों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली उनकी संपत्ति को नुकसान कारित करेगा या इनकी संभावना है, मतलब ऐसा नुकसान करने की संभावना है। इसके बाद बोल रहा है बी पॉइंट। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट पॉइंट देखा था, विस्फोटक पदार्थ हो गए थे, जिसके अंतर्गत
फिर इसका बी पॉइंट आता है, वो बोलते हैं लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, इसका प्रयत्न करना, या इनकी मृत्यु कारित करना, या मृत्यु कारित करने का इनका प्रयत्न करना। अब ये बता रहे हैं लोक कृत्यकारी कौन होते हैं, तो ये एक नई डेफिनेशन है। तो अगर हमारे ये नई डेफिनेशन है तो हमारे लिए हो गई इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोक कृत्यकारी वर्ड हमने पहले आईपीसी में नहीं पढ़ा था। तो लोक कृत्यकारी कौन होता है कि कोई संवैधानिक प्राधिकारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में घोषित कोई अन्य कृत्यकारी। मतलब क्या होता है कि इसको घोषित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी संवैधानिक प्राधिकारी के द्वारा। कैसे घोषित किया जाएगा? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इनको घोषित किया जाएगा, और कोई भी अन्य कृत्यकारी भी हो सकता है जिसे लोक कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बोलता है इसका दंड, क्योंकि इसमें है 7 पॉइंट। अभी तक हमने देखा केवल इसका फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो हमको बता रहा है दंड। किसका दंड? आतंकवादी कृत्य, जो कि अभी हम पढ़ के आए थे फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत, उसका क्या दंड हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दायी होगा। और अगर कोई अन्य मामला होगा तो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि कम से कम 5 वर्ष, और फिर उसके बाद LI तक जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है ये। फिर इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट आता है वो बोल रहा है जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र करेगा, प्रयत्न करेगा, पक्ष समर्थन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, कोई सलाह देगा इस तरीके की, या इस तरीके का कोई कार्य करेगा प्रत्यक्ष रूप से ये जानते हुए कि ऐसा कार्य किया जाएगा, तो इस संबंध में अगर कोई कार्य करता है तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और LI तक जाएगी। ठीक है, सेम पनिशमेंट बता रहा है दोनों की, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड की सेम पनिशमेंट है। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है इसका फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य करने का प्रशिक्षण करेगा। कैसे? जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है, या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है, तो वैसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप इसका कीवर्ड क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षण कैंप कर सकते हैं। कैंप और भर्ती इसका कीवर्ड हो सकता है। तो आतंकवादी कार्य के लिए प्रशिक्षण कैंप या इनका आयोजन भर्ती करने पर दंड दिया जाएगा, 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो बोलता है जो कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वर्तित है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब अगर आतंकवादी संगठन का कोई व्यक्ति सदस्य होगा तो और इससे तरीके के कार्यों में शामिल होगा तो उसे कम आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद जो 6th पॉइंट आता है वो बोलता है जो कोई भी व्यक्ति होगा ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है, मतलब आतंकवादी कार्य किया है, साहसपूर्वक उसे संशय देगा या छिपाएगा। मतलब उसको अपने संशय क्या होता है, जैसे आपने अपने घर में पनाह दे दी उसको, ये मान लीजिए आपने घर में रख लिया उसको छिपा लिया या इस तरह के करने का प्रयत्न किया है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस तरीके के संशय में पति पत्नी शामिल नहीं है। आपने देखा होगा, अभी हमने संगठित अपराध में भी देखा था कि वहाँ पे संशय में पति पत्नी को शामिल नहीं किया गया था। मतलब पति अगर पत्नी को संशय देता है, पति पत्नी को संशय देता है तो शामिल नहीं होगा, पत्नी पति को संशय देती है तो शामिल नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी लास्ट पॉइंट। क्या बोल रहा है, जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राय या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित होगा। मतलब आतंकवादी कृत्य किया, उससे अगर कोई संपत्ति अभिप्राप्त की है तो अगर उसको अर्जित करता है कोई व्यक्ति तो उसको दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास और जुर्माने से। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे नए एक्ट के
न्यू एक्ट के न्यू सेक्शंस की। ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इस तरीके के जो एक्ट हैं, मतलब इस तरीके के जो अपराध है, ये हमने पहले पढ़े हुए नहीं है। जैसे आप हत्या देखेंगे, आपराधिक मानव वध देखेंगे, साधारण अपवाद देखेंगे, दुष्प्रेम देखेंगे, तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। माइनर से लैंग्वेज का डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, सेक्शन का डिफ्रेंशिएट है कि भी सेक्शन नंबर चेंज हो गए। लेकिन ये जो आतंकवादी कृत्य वगैरह इस तरीके का अपराध हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो हम लोगों के लिए ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आएंगे हमारे न्यू एक्ट, तो न्यू एक्ट आएंगे तो न्यू सेक्शन तो ज़रूर ही आएंगे, तो हमको इसको अच्छी तरीके से नोटिस करना चाहिए इस वाले लेक्चर को, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।